सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के पवन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस के सेकेंड पार्ट को। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को। सेकेंड पार्ट भी आज हम लोग पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपको दोस्तों ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि हम लोगों ने सभी विषयों की क्लासेस ली हैं, आप लोगों के सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। इसके अलावा रजत सीरीज, पवन सीरीज भी हम कंप्लीट करा रहे हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करवा रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड पार्ट को। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 45 तक पढ़ाया है, 46 से यहाँ पर हम देखेंगे। तो 46 नंबर क्वेश्चन है, विमुख का विपरीतार्थक शब्द है अमुख, उन्मुख, सुमुख या फिर निर्मुख। दोस्तों, विमुख का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा उन्मुख। ठीक है, विमुख का मतलब होता है किसी के विपरीत मुख कर लेना और उन्मुख का मतलब किसी के सामने मुख कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है आंखें खुल जाना। इसको बताने की जरूरत नहीं, आप में से बहुत सारे लोगों को अच्छे से पता होगा कि आंखें खुल जाना का मतलब क्या होता है, कि होश में आ जाना, इंसान का होश में आ जाना। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा ऑप्शंस में दिया है आंखों से दिखना या आंख से दिखना, जल्दी से उठना, समय पर जागना। ये सभी चीजें इसका सही अर्थ नहीं देती हैं, लेकिन होश में आना बिल्कुल राइट आंसर है कि आंखें खुल जाना। क्या होता है इसका अर्थ? होश में आना। व्यक्ति का कभी कभी होता है कि आंखों पर पट्टी पड़ी हुई होती है, हम सही चीज को नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब आंखें खुलती हैं तो इंसान होश में आ जाता है। तो वही चीज यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अत्यधिक में ऑप्शंस है अत्य, अत या अति या अ। राइट आंसर है ऑप्शन सा अति उपसर्ग है। अत्यधिक में अति उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ब्रज भाषा, उर्दू, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी? तो मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है, आप सभी को पता है, मैक्सिमम इसी को लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? भारती, वीणापाणी, शारदा या भार्गवी? तो भारती, वीणापाणी, शारदा ये तीनों ही क्या है? सरस्वती के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो भार्गवी है ये सरस्वती माता का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भिक्षुक में प्रत्यय है। अब यहाँ पर देखिए प्रत्यय पीछे और उपसर्ग आगे, प्रत्यय प से पीछे, आप याद रखिएगा। ठीक है, तब ऐसे अगर आप याद रखोगे तो भूलोगे नहीं। भिक्षुक, उक, यहाँ पर देखिए छोटा उ और क यानी कि उक प्रत्यय है, तो यहाँ पर उक कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन आ में दिया हुआ है, उक प्रत्यय है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, लघु शब्द का विपरीतार्थक। लघु मतलब छोटा और लघु का जो विपरीत होता है वो होता है दीर्घ। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा महान दिया हुआ है, विशाल दिया हुआ, उत्तम दिया हुआ, लेकिन राइट आंसर क्या है? लघु का दीर्घ होता है, जैसे लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है वातायन, ईशान, वायव्य या फिर क्षितिज? राइट आंसर है ऑप्शन ब ईशान। पूरब और उत्तर की दिशा को हम ईशान कहते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ईशान कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, हिंदी में स्वर होते हैं 10, 11, 9 या 14? राइट आंसर है ऑप्शन ब 11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं काकल, कंठ, दंत या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव, यहाँ पर या तो काकल दिया या तो यहाँ पर कंकाल लिखा हो, लेकिन यहाँ पर ये सही शब्द नहीं लिखा है। लेकिन मनुष्य के जब आप किसी भी शब्द को बोलते हो तो कंठ से बोलते हो, दंत से बोलते हो, तभी तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत ये सभी चीजें होती हैं उसमें। तो कंठ और दंत तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ है ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। दोस्तों ऑप्शन बा और सा को तो आप सही मानते हुए चलिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन बा और ऑप्शन सा बिल्कुल सही है, तो इनको हम सही मानते हुए चलेंगे। अगर यहाँ पर ये भी क्लियर होता तो हम इसको भी सही मान के चलते, लेकिन यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ध्वनि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव के मुख से निकली श्वास का,
मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का, या मानव के, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है आप सभी को पता है, मानव के मुख से निकली ध्वनि का अध्ययन करते हैं हम ध्वनि विज्ञान में। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, अ व ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन श, यानी कि वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर ये दोनों होते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी कि ओठ की आकृति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, या फिर 5 भागों में। तो व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से हम 3 भागों में बांटते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, ध्वनि के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी की, क्योंकि इन सभी का प्रयोग होता है तब जाकर के सही से उच्चारण हो पाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में दंत व्यंजन है न, क, च या फिर ड। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसमें से दंत कौन है, ना है कि का है कि चा है कि ड है। ठीक है, अधिक से अधिक लोग इस पर कमेंट करिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है अल्प विराम का, अर्ध विराम का, पूर्ण विराम का, या फिर विस्मयादि बोधक का। जब इंसान बहुत अधिक खुश होता है, बहुत अधिक दुखी होता है, अचानक से आश्चर्यचकित हो जाता है, वो बहुत ही शोक में चला जाता है, बहुत उत्साह में होता है, तो उस स्थिति में लगता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जैसे कि ओह, ओह के आगे आह, इस तरीके से, या वाह कितना सुंदर दृश्य है, ओह मैं फेल हो गया, या आह मैं पास हो गया। इस तरीके से जितनी भी चीज, जहां पर इंसान को बहुत खुशी होगी, जहां पर उसको बहुत गम होगा, इस तरीके से हम इन सभी का हम प्रयोग करते हैं, इन चिन्हों का। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, या इस चिन्ह का दोस्तों, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं इन सभी के लिए, चाहे आश्चर्य हो, हर्ष हो, शोक हो, उत्साह हो। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62 है, ढ वर्ड किस वर्ग में आता है, क वर्ग में, ट वर्ग में, च वर्ग में, या इनमें से कोई नहीं। तो ढ किस में आता है, ट, ठ, ड, ढ। तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है, इसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। कथन किसका है, प्लेटो का, महात्मा गांधी का, श्रीमती मांटेसरी का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों लेखन की विधि या लिखने की जो क्षमता है उसको किसने आंका था, श्रीमती मांटेसरी जी ने ही आंका था। और लेखन क्षमता की बात बच्चों के इन्होंने ही की थी। बच्चों को ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, कर्मेंद्रियों की शिक्षा और लेखन की शिक्षा, बच्चों को किस तरीके से कलम पकड़नी चाहिए, किस तरीके से बच्चों को गतिविधियां करानी चाहिए, शारीरिक क्रिया, लेखन भी क्या एक शारीरिक क्रिया है, ये सभी किसने कहा था, श्रीमती मांटेसरी जी ने ही कहा था। और मरियम मांटेसरी कहाँ की रहने वाली थी, इटली की रहने वाली थी, ये भी आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, जिसका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है, वो कंठ के स्पर्श से होता है, वे हैं, आप सभी को मैंने बताया, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो कंठ से क वर्ग, क, ख, ग, घ। इसके बाद ये हो गए तालु, ये हो गए मूर्धा, और ये हो गए दंत। क्वेश्चन नंबर 65 है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्व अनुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण, स्व अध्ययन तथा पठनाभ्यास, या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन द, ये सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का अभाव, उपयुक्त दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है विराम चिन्हों का ज्ञान न होना। यही सबसे बड़ा रीजन है कि जब आपको पता ही नहीं रहेगा, जब आपको ज्ञान ही नहीं रहेगा, तो आपको पता कैसे रहेगा किस चिन्ह का प्रयोग हमें कहाँ करना है, या अब यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग करना है, पूर्ण विराम का करना है कि अल्प विराम का करना है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, जब हमको पता रहेगा, जब हमको उस चीज का ज्ञान रहेगा, तभी तो हम उसका प्रयोग कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, विवृत स्वर है क और ख, आ और औ, च और छ, या फिर ट और ढ। राइट आंसर है ऑप्शन ब, आ और औ।
यहाँ पर दोस्तों आ और अ दिया है, लेकिन यहाँ पर ओ और औ होगा, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है, आनंद का पर्यायवाची शब्द है मोद, प्रमोद, सुख या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द मोद, प्रमोद, सुख, ये सभी क्या है, आनंद के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, इय, त्र और ज्ञ। तो छ, त्र और ज्ञ। छ क और सा से मिलके बना है, त्र त और रा से मिलके बना है, ज्ञ ज और इय से मिलके बना है, और यहाँ पर जो इय दिया हुआ है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? अ, आ, ई या री। तो आ जो है ये दीर्घ स्वर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, किसके उच्चारण में निचला ओंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है? व, बा, आ और बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, निचला ओंठ और ऊपरी दांत, यानी कि ओंठ और दांतों का प्रयोग होता है, तो इसे हम कहते हैं दंतोष्ठ, यानी कि दंत और ओष्ठ किसका उच्चारण स्थान है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन अ व। जब आप बोलोगे, आप बोल के देखो, व बोलोगे आप, तो आपके जो निचले ओंठ है वो आपके ऊपरी दांतों को स्पर्श करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन व, यानी कि इसको हम कहते हैं संस्कृत में वकारस्य दंतोष्ठ, यानी कि व का उच्चारण स्थान जो होता है वो ओंठ और दंत होते हैं मिल करके। तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही है, और इसको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये अकेला ऐसा वर्ण है वर्णमाला में जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 72 है, जो बहुत अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। जो बहुत अधिक बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 73 है, जागृत शब्द का विलोम है। जागृत मतलब जागना, सुसुप्त मतलब सोना। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है, सजग का पर्यायवाची नहीं है। सजग का मतलब होता है चौकस रहना, सचेत रहना, सावधान रहना। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन 7 दिया है पहरेदार, ये पहरेदार सजग का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन 7 बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 है, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। महाकवि, महान कवि, यानी कि कवि की विशेषता बताई जा रही है, और जहां पर विशेषण और विशेष्य होते हैं वहां पर होता है कर्मधारय समास। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 76 है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं दोस्तों इंशाअल्लाह खां। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है, 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 77 है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जितना इसको इंपॉर्टेंट कहें उतना कम है। राजन सीरीज में भी मैंने बताया था कि कवि का जो स्त्रीलिंग है लोग करते क्या है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कवि लिखा है इसके आगे इत्री जोड़ देंगे, तो समझते हैं कि ये सही है, बल्कि ये पूरी तरीके से गलत है। ये ऐसे बिल्कुल नहीं होता कवित्री। जो कवि का स्त्रीलिंग होता है वो होता है पहले कव, फिर उसके बाद इत्री। तो ये होता है कवि इत्री। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन द कव इत्री। ये बिल्कुल सही है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। ये केवल और केवल आपके डीएलएड के लिए नहीं, बल्कि आपके यूपी टेट और सुपर टेट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78 है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? वचन से क्या पता चलता है? एक वचन, द्विवचन, मतलब संख्या का ज्ञान होता है हमें। तो ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है, अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो राइट आंसर है ऑप्शन सा भाववाचक संज्ञा। अच्छाई, मानवता, बचपन ये सभी एहसास है, इनको आप फील कर सकते हो, तो इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? कैसा, लाल, तिकोना या फिर थोड़ा। तो ये यहाँ पर देखिए ऑप्शन द जो है थोड़ा या ज्यादा, ये परिमाण बताता है किसी चीज का कि कोई चीज अधिक है कि कम है। तो ये ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर प्रत्यय नहीं उपसर्ग रहेगा। जैसे कि अत्यधिक में आपने देखा था, वैसे यहाँ पर प्रत्यक्ष में उपसर्ग, उपसर्ग मतलब आगे और प्रत्यय मतलब पीछे। तो यहाँ पर उपसर्ग जब देखेंगे हम प्रत्यक्ष में, तो प्रत्यक्ष में उपसर्ग होगा प्रत्युपसर्ग। तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में या रेखा के रूप में। आप सभी को पता है कि वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है मित्र, सूचना, उपहार या फिर अध्याय। तो राइट आंसर है ऑप्शन बा सूचना। क्वेश्चन नंबर 84 है, चौराहा शब्द में समास है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा यानी कि चार राहों का समूह और जहां पर भी संख्या वाले शब्द आते हैं उन समास को हम कहते हैं द्विगु समास। तो ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। तो राइट आंसर क्या है? अनिश्चयवाचक। कोई खड़ा है, कौन खड़ा है हमें नहीं पता ना कौन खड़ा है, तो अनिश्चयवाचक है ये। क्वेश्चन नंबर 86 है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। सेम वही क्वेश्चन देखिए फिर पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन सा जो है बिल्कुल सही है, कवयित्री। क्वेश्चन नंबर 87 है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ होता है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है? संख्या का ज्ञान कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, मरकट का पर्यायवाची शब्द है पानी, पुत्र, मित्र या फिर बंदर। तो राइट आंसर है ऑप्शन द बंदर। क्वेश्चन नंबर 89 है, जातिवाचक संज्ञा है पुस्तक, ममता, अच्छाई या फिर रमेश। राइट आंसर है ऑप्शन अ पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 90 है, फ का उच्चारण स्थान है कंठ, ओष्ठ, तालव्य या फिर मूर्धन्य। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो ओष्ठ में प, फ, ब, भ। तो प, फ यानी कि ये हो गया ओष्ठ। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इसको आप जरूर याद रखिएगा, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में सही हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी बार उच्चारण स्थान पूछा गया है। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सभी वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आपको सभी सब्जेक्ट समझ में भी आ रहे होंगे। आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है आप हमसे पूछिए, हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। आपको यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सभी विषयों की लिंक खुल करके मिल जाएगी। जिस भी विषय के लिंक पर आप क्लिक करोगे उसकी सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आपको ऑलरेडी पता भी है, हमने सभी विषयों की क्लासेस ली हैं हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। उसके बाद सभी विषयों को हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज पढ़ाया है, राजन सीरीज, पवन सीरीज को भी पढ़ाया है और सभी विषयों को हम बहुत ही अच्छे से आपके पढ़ा रहे हैं। आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आप सेकेंड सेमेस्टर में बहुत अच्छे नंबरों से पास होगे दोस्तों। और आगे भी आप लोगों के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर पर भी हम बहुत मेहनत करेंगे ताकि आप लोगों के मार्क्स हमेशा अच्छे ही बने रहें। तो बस आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते हुए चलिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको अच्छे से मार्गदर्शन कर रहे हैं हम लगातार आप लोगों का और लगातार ऐसे ही करते रहेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है वहां जरूर शेयर कर दिया करें, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और लगातार ऐसे ही हमारे सभी वीडियोस को देखते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।